हाय दोस्त, फिर आज हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच दर्पण का है दूसरा वीडियो। जो इसके पहले वाले वीडियो में सिर्फ दर्पण के इंट्रोडक्शन बताया था, यानी दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब हम इसके पिछले वाले वीडियो में जान चुके थे। जैसे हम बताए थे कि दर्पण को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला दर्पण था समतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा था गोलीय दर्पण, और तीसरा था परवलयकार या परवलयिक दर्पण, ठीक है। तो हमने बताया था कि किस दर्पण के भाग होते हैं और किस दर्पण के नहीं। तो उस तीनों दर्पण में सिर्फ एक ही दर्पण का भाग होता है, समतल दर्पण का भाग नहीं होता है और न ही परवलयिक दर्पण का भाग होता है। किसका होता है? तो होता है, देखिए, गोलीय दर्पण का। आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं गोलीय दर्पण, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि गोलीय दर्पण का फिगर, ठीक है। तो गोलीय दर्पण आज हम बताएंगे कि गोलीय दर्पण के भी कितने प्रकार होते हैं, यानी गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर? तो चलिए बोर्ड में देखते हैं कि गोलीय दर्पण, जिसका इंग्लिश है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, देख रहे होंगे बोर्ड में स्फेरिकल मिरर। इसको हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं। कितने भागों में जी? 2 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला भाग है अवतल दर्पण, जिसका इंग्लिश नाम है कॉनकेव मिरर। क्या नाम है? कॉनकेव मिरर। और दूसरा भाग है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण, यानी इंग्लिश नाम है कन्वेक्स मिरर। आप बोर्ड में चित्र में भी देख सकते हैं कि अवतल दर्पण का चित्र है और एक है उत्तल दर्पण का चित्र, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो में देखें कि अवतल दर्पण का चित्र कैसा होता है और उत्तल दर्पण का चित्र कैसे होता है। क्लियर? तो देखिए, अवतल दर्पण का चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा, एक भाग में कलई किया हुआ है और एक भाग में नहीं। इसी तरह ठीक उत्तल दर्पण में भी एक भाग में कलई किया हुआ है और एक भाग में कलई नहीं किया हुआ है। हम बताए थे कि कलई कहाँ किया जाता है? दर्पण के पिछला भाग में, पीछे भाग, ठीक है। कलई कहाँ किया जाता है? दर्पण के पीछे वाले भाग में, ठीक है। और अवतल दर्पण का जैसे इसका पिछला भाग ए है, तो उत्तल दर्पण में भी इसका पिछला भाग कौन है? ए है। देख लीजिए बोर्ड में, पीछे भाग, ठीक है। तो पीछे भाग में कोई भी दर्पण हो, तो भले अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा कलाई यानी पेंट इसके पिछले भाग में किया जाता है और उसके अगला वाले भाग को ही कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। और इसमें आपको बहुत से क्या कहते हैं, कुछ संबंधित इसके चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में जानना जरूरी है और उसके कुछ विभिन्न पदों के बारे में कि दर्पण में क्या क्या पद होता है। और इससे जाने से पहले सबसे पहले हम चलेंगे अवतल दर्पण के परिभाषा में कि अवतल दर्पण को सहज भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम बता सकते हैं, या एग्जाम में हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आ जाएगा एग्जाम में आप लोग को 10th के एग्जाम में कि अवतल दर्पण क्या है, उसे परिभाषित करें, तो इसको आम भाषा में समझिए। देखिए, ये फिगर में ही आप लोग को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए होंगे तो आज के वीडियो में हम इतना अच्छा से ट्रिकली बताएंगे ना, तो आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, हम आप लोग को परिभाषा बता रहे हैं कि वैसा दर्पण, ध्यान से सुनिए, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है, ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है, वैसे दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। यानी उसका अगला भाग देखिए, ये है आपका परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह है। देख लीजिए बोर्ड में परावर्तक सतह। देखिए, क्या यह उठा हुआ है कि धंसा हुआ है? ध्यान से देखिए, धंसा हुआ है ना। यही कहता है अवतल दर्पण का परिभाषा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उससे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्लियर? देखिए यहाँ पे परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और बात आती है कि सर बताइए इस दर्पण का क्या नाम है? तो इस दर्पण को हम कहेंगे, देखिए, एक पहला भाग और दूसरा भाग, इसमें 2 भाग है, एम एक छोर और दूसरे छोर में क्या? एन है। यही हमारा एम एन क्या है? अवतल दर्पण है। जैसे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि पूछ देगा कोई कि बताइए इस फिगर में दर्पण का क्या नाम है? तो दर्पण का नाम है एम एन, एक अवतल दर्पण है। क्लियर? प्रथम भाग और
दूसरा भाग। एम है प्रथम भाग और एन है दूसरा भाग। एम एन को ही क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और इस दर्पण में हमारा परावर्तक सतह क्या होगा, धंसा हुआ है। क्लियर, आगे चलते हैं। इस परिभाषा को तो समझ गए। अब रही बात देखिए उत्तल दर्पण, फिगर में देख रहे होंगे। इसमें है देखिए कि वैसा दर्पण, ध्यान से देखिए सहज भाषा में, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, मतलब धंसा नहीं रहेगा, परावर्तक सतह उठा रहेगा, उभरा हुआ। देखिए ये उभरा है ना, ये उभरा, उभरा है, परावर्तक सतह क्या है, उभरा है, देख रहे हैं ना, यानी उठा हुआ है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है यानी उठा हुआ रहता है, वैसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अब ये भी जानेंगे कि हमेशा कलई किस भाग में किया जाता है, तो हमेशा पिछला भाग में किया जाता है। और इस उत्तल दर्पण में क्या है, उसका पिछला भाग में कलई किया गया है और अवतल दर्पण में भी इसका पिछला वाला भाग किया गया है। हमेशा परावर्तक सतह आगे ही रहता है, किधर रहेगा, आगे रहता है हमेशा, भले वह उभरा हो या उठा हुआ हो। क्लियर, कोई भी दर्पण हो उसका हमेशा परावर्तक सतह किधर रहेगा, आगे रहता है। आगे मतलब हमेशा बाएं की तरफ रहता है उसका परावर्तक सतह। अब बताइए यहाँ पे तो बता दिए थे एम एन अवतल दर्पण है, इसमें भी कोई नाम रख दीजिए। इसका नाम रख दीजिए एन और एन डैश। क्या रख दिए नाम, एन और एन डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है। तो आप लोग इस फिगर में देख गए होंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा और उत्तल दर्पण का। और साथ ही साथ आप लोग फिगर भी देख गए चित्र में कि अवतल दर्पण का चित्र कैसा होता है और उत्तल दर्पण का चित्र कैसा होता है। एक बार और फिर रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। या दूसरा दर्पण है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई होती है अर्थात उठा हुआ रहता है, तो ऐसा दर्पण क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं उभरा, कभी कह रहे हैं क्या धंसा हुआ, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि किसे अवतल दर्पण कहेंगे, किसको उत्तल दर्पण कहेंगे। अभी याद कर रहे हैं, फिर 5 मिनट के बाद भूल जा रहे हैं और बोलिएगा कि सर कि थोड़ा चित्र बना के दिखाइए, तो ये भी भूल जा रहे हैं। तो भूलने की कोई बात नहीं, देखिए ट्रिक से हम बता रहे हैं। ट्रिक देखिए यहाँ पे, ट्रिक ये बहुत ही महा ट्रिक है। ऐसा ट्रिक हम देंगे ना कि आपको अवतल और उत्तल दर्पण में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए उत्तल एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। अब बताइए मैंने एक नाम दिया है, उस नाम का नाम उस ट्रिक का नाम हम जा रहे बताने। ट्रिक उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, अगर कोई फिगर दे देगा 2 दर्पण और बोलेगा बताइए कि इसमें कौन सा दर्पण है। देखिए उत्तल दर्पण, उससे उत्तल, उससे उठा, उससे उठा हुआ परावर्तक सतह, ठीक है। देखिए कितना सहज ट्रिक है। उत्तल दर्पण, उससे उठा, उससे उत्तल लेंस, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ रहता है, उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और एक और आ गई आपको अवतल, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखिए अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण। अब बताइए जब एक ट्रिक में आपको बोल दिया उठा हुआ भाग यानी उठा हुआ परावर्तक सतह, इसमें क्या होगा, धंसा हुआ, क्या होगा, धंसा हुआ, ठीक है, धंसा हुआ परावर्तक सतह, धंसा हुआ परावर्तक सतह। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। तो जिस दर्पण में अगर आप उठा हुआ उसका भाग देखिएगा ना, जिधर कलई किया नहीं हुआ रहेगा उसको ही कहेंगे परावर्तक सतह, यानी उससे उत्तल, उससे उठा, समझ में आ गया, यानी उभरा हुआ भाग। यानी देख लेना है कि कौन दर्पण में उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो समझ जाएंगे भाई अगर उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण और धंसा है तो अवतल दर्पण। क्लियर, तो इतना तो आप लोग समझ गए। चलिए अगला पॉइंट में चलते हैं। ये दोनों आप नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप कर। और आप लोग इसके पिछला वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर हमारे टोटल वीडियो को देखिए, ठीक है। तो थोड़ा मिटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं। ये तो पहचान गए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और परिभाषा भी हम लोग समझ गए, ठीक है, कि
कैसे परिभाषा देंगे और एग्जाम में अगर आ जाएगा तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं दोनों दर्पण में कि दोनों दर्पण में क्या क्या उसका क्या होता है, पद होते हैं। अब चलेंगे विभिन्न पदों के बारे में कि क्या क्या उसका पद होता है। चलिए इसका हेडिंग होता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित, ठीक है। देखिए विभिन्न पद, ध्यान से देखिए बोर्ड में मेरे दोस्त, विभिन्न पद यानी हम अभी बताएं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। अब चलते हैं गोलीय दर्पण में कोई एक दर्पण बनाते हैं, ठीक है। कोई एक दर्पण बनाइए, मान लीजिए हम एक दर्पण बनाएं। देखिए दर्पण, हमारे पास स्केल नहीं है, बस इसी तरह समझा दे रहे हैं, ठीक है। एम और एन, मान लीजिए कि कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण हम बना दे रहे हैं, इसके पिछले भाग को हम कलई कर दे रहे हैं। हम अभी बताएं कि हमेशा अगला भाग परावर्तक सतह रहता है, हमेशा अगला भाग क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। अब मान लीजिए कि बीच वाले पद में पी लिखेंगे, अभी हम बताएंगे कि इसको क्या कहेंगे, ठीक है। इसको एक्स लिख लीजिए, इसको वाई लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ नाम दे दिए, एक का नाम दे दिए एफ, एक का नाम दे दिए सी नाम दे दिए, ठीक है। अब इसमें पॉइंट जानना है कि जो भी दर्पण है गोलीय दर्पण में कितने पद होते हैं और उस पदों को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं और किस नाम से पुकार सकते हैं। तो हेडिंग है कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद हैं कि कौन कौन पद आता है, ठीक है। पहला पद है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। क्या है, वक्रता केंद्र। आप बताइए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, नहीं पता है। चलिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो देखिए वक्रता केंद्र यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, केंद्र बोलो, ठीक है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और जिसका इंग्लिश नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम है, और उसको हिंदी में क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे। अब चलेंगे भाई कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। इस जितने भी पद दिया गया है क्या इसमें कोई वक्रता केंद्र है, किसे कहते हैं। एक और दिखाई दे रहा है एक्स, एक साइड वाई, पी लिखे हैं, एफ लिखे हैं, सी लिखे हैं, एम लिखे हैं, एन। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर कि क्या क्या है, आप बताइए ना थोड़ा। तो चलिए दोस्त मेरे साथ बने रहें और हर एक पद के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे वक्रता केंद्र। आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। चित्र ऐसे ही बोर्ड में है, कोई एक दर्पण बना दिए, अवतल दर्पण है। चलिए इसका कह रहे हैं परिभाषा को कैसे डिफाइन करेंगे। कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ध्यान से सुनिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। देखिए ये कोई दर्पण है ना, कह रहा है कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण के मान लीजिए इसको इधर राउंड करेंगे, राउंड करेंगे, राउंड करेंगे, राउंड करेंगे तो गोलीय हो गया ना। तो यही परिभाषा कर रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। बताइए इस गोले में मेन केंद्र क्या है, देखिए मेन केंद्र यानी बीच वाला सेंटर क्या है, सी है। क्या है, सी है। इसी को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसे हम किसे इंडिकेट करते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं। देखिए इसे हम सूचित करते हैं, ठीक है। सूचित किसे करते हैं, सी से, बड़ा सी से इंडिकेट करते हैं। किसको, वक्रता केंद्र को ही हम बड़ा सी से इंडिकेट करेंगे। यानी देखिए सी, अगर कोई पूछ देगा कि बताइए कि कोई भी दर्पण हो गोलीय दर्पण, इसमें बताइए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो कोई भी गोलीय दर्पण है ना उसके बीच वाले भाग को, बीच वाले मेन सेंटर को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है ना सी। और इसे हमेशा हम कैपिटल लेटर के एक सी है, सी से इंडिकेट करते हैं यानी सूचित करते हैं। क्लियर, एक समझ गए, यानी एक पॉइंट हम समझ गए, ठीक है। वक्रता केंद्र हम क्या किए, समझ गए। अब चलते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। अब क्या चलेंगे, वक्रता केंद्र, इसको मिटा दे, चलिए मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलेंगे वक्रता केंद्र। सॉरी, वक्रता त्रिज्या, केंद्र तो बता दिए,
अब चलेंगे वक्रता त्रिज्या में। वक्रता केंद्र तो अभी हम जानेंगे, अब चलेंगे वक्रता त्रिज्या में कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। आप बताइए, कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है। आप लोग गोला पढ़े होंगे मैथ में, गोला पढ़े होंगे या कोई वृत्त पढ़े होंगे। वृत्त ऐसा होता है ना, ऐसा होता है वृत्त, दिखाई दे रहा है ना। यानी यहाँ पे मेन सेंटर है, इसको सी कहते हैं। अभी बताए ना कि कोई भी गोला होता है ना, उसके बीच वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी तय कर रहा है ना, यहाँ से जितना दूरी इधर दूरी तय करेगा इतना दूरी, यानी जिधर से लाइएगा सेंटर पर तो उतना दूरी क्या होगा, बराबर होगा। यानी इधर वाले को जो सर्किल है इसको कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। जो चारों तरफ घूम रहा है ना, देखिए चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, इसी को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। और परिधि का दूसरा नाम क्या है, परिमाप है। क्या नाम है, परिमाप कहिए या परिधि कहिए। तो देखिए अभी हमारा क्वेश्चन उठा है कि वक्रता केंद्र किसे, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। देखिए ये जो है, जो परिधि है ना, परिधि से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या को हमेशा आर से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। देखिए एक आर इधर, एक आर इधर, यानी 2r मिलकर एक होता है d, यानी जिसको कहते हैं व्यास। तो ये सब आपको मैथ में पढ़ना होगा, ये आप लोग को बस हिंट से बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे परिधि नहीं है, इस गोले में आपको परिधि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ना ही आपको कोई आर दिखाई दे रहा है। हम कहाँ से आर को लेंगे, हम कहाँ से पूरी दूरी को नापेंगे। जितने भी दर्पण होते हैं, आपको आपके मन में, आपके जहन में आ रहा होगा कि सर आप तो बता रहे हो वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या या कोई भी विभिन्न पद हैं कहाँ से नापी जाती है, तो हम बता रहे हैं। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, पी को कहते हैं पोल। क्या कहेंगे, पोल। पोल का हिंदी होता है ध्रुव। क्या होता है, पोल। पोल को हम कहेंगे ध्रुव, ठीक है। ध्रुव से हर दूरी नापी जाती है, भले वो दाएं नापी जाए या बाएं नापी जाए। हम बार बार आपको कहे हैं कि दो पक्ष होते हैं, एक दाएं पक्ष, बाएं पक्ष। तो आप P से बाएं भी नाप सकते हैं और P से दाएं भी नाप सकते हैं। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि हम जो भी विभिन्न पद होते हैं, जो भी दूरियां होती है दर्पण में, हम कहाँ से नापते हैं, P से नापते हैं, यानी ध्रुव से नापते हैं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर रहा है ना, P से लेकर C तक जो दूरी है, ध्यान से देखिए बोर्ड में, P से लेकर C तक जो दूरी है उसी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब यहाँ पर बात आई कि सर बताइए वक्रता त्रिज्या को अब इंग्लिश में किसे इंडिकेट करेंगे। तो इसे देखिए, इसे सूचित करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग 10वां में पढ़े होंगे या कोई भी सब्जेक्ट कोई भी मैथ पढ़े होंगे जिसमें आप लोगों को त्रिज्या के बारे में बताया गया हो, ठीक है। तो उसमें आप लोग क्या बताए हैं सर, तो उसमें यह बताया जाता है कि त्रिज्या को R से इंडिकेट करते हैं और व्यास को D से। ये सब मैथ की बात है, लेकिन यहाँ पे क्या अभी फिजिक्स चल रहा है। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या को किसे सूचित करेंगे, R से। किसे सूचित करेंगे जी, R से सूचित करते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करेंगे बाबू, R से। देख रहे हैं ना बोर्ड में, ये हमारा R है, R से ही हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। और फिर एक बार और परिभाषा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गए। आप चलते हैं आगे, इसको मिटा दे, ठीक है, इसको मिटा दे रहे। तो ये भी हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं कुछ और आगे। अब चलेंगे पोल में। क्या चलेंगे, अब P में चलेंगे कि P क्या है। इसको कहेंगे ध्रुव। क्या कहेंगे, ध्रुव, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे पोल। क्या कहेंगे, पोल। देखिए पोल है हमारा मेन पॉइंट है। अभी हम बताएं कि हमेशा ध्रुव से ही हर दूरी को क्या की जाती है, नापी जाती है। अब पोल को कैसे परिभाषित करेंगे कि पोल किसे कहते हैं। देखिए तो ये भी क्या है, गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण के अंतर्गत ही सब विभिन्न पद हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सहज भाषा में कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्रों
को दर्पण का क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। याद रखिए गोलीय दर्पण जो है, देखिए गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है ना, अभी हम बताएं इंडिकेट करके डॉट डॉट लाइन से, ये गोलीय दर्पण हो गया। और है परिभाषा कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, ज्यामितीय जो केंद्र है, देखिए ज्यामितीय केंद्र, आप लोग ज्यामितीय जानते होंगे, ज्यामितीय आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यामितीय गणित, तो इस अगर आप लोग जानते होंगे तो समझ गए होंगे। देखिए गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ही क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ज्यामितीय केंद्र, देखिए मेन हमारा केंद्र है, यही हमारा ज्यामितीय केंद्र है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अब आई बात कि सर इसको किसे इंडिकेट करेंगे, बताइए। इसको हम सूचित करते हैं बड़ा पी से। किसे इंडिकेट करेंगे जी, बड़ा पी से इंडिकेट करेंगे। दिखाई दे रहा है ना कि पोल को हमेशा हम बड़ा पी से सूचित करेंगे। अब पोल का परिभाषा भी बता दिए कि गोलीय दर्पण के गोलीय केंद्र को ही क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, ठीक है, इतना क्लियर। आगे चलते हैं, ये भी पॉइंट आ गया आगे। आप चलिए फिर हर पॉइंट को हम, हर पद को आप लोग को आपके समक्ष रख रहे हैं, और जो भी समझ नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को या उस टाइम आप क्या कीजिए, स्टॉप करके उस पॉइंट को लिखिए और क्या करते हैं जानने की कोशिश करें कि सर क्या बता रहे हैं। अब चलते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि बताइए, ये सब जान के आप बताइए इसमें कौन पद है प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, जो एक्स दिखाई दे रहा है, एक सीधी रेखा, एक्स से वाई तक जो रेखा दिखाई दे रहा है सीधा, यही हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। आम भाषा में देख लीजिए फिगर में, एक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाएं तरफ, एक्स से वाई के बीच जो सीधी रेखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस या सिंपल भाषा में जो सीधी रेखा खींची गई है ना दर्पण में बीचों बीच, इसी को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे या प्रधान अक्ष कहेंगे। देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कह रहा है परिभाषा कि दर्पण के ध्रुव, देखिए ध्रुव है ना यहाँ पे, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे। देखिए ये पी है ना, यहाँ से यहाँ तक मिला रहा है। आप ये है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में इधर बना है, अगर वहीं उत्तल दर्पण में इधर बनाएंगे तो सभी पद इधर आएंगे। तो यही कह रहा है कि कोई भी अगर दर्पण है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, देख रहे हैं ना मिला रही है, मिलाने वाली रेखा जो होती है वही हमारा क्या है, प्रधान अक्ष है। क्या है जी, प्रधान अक्ष है। अब बताइए इसमें प्रधान अक्ष क्या है, तो प्रधान अक्ष मानिए, प्रधान अक्ष क्या होगा, प्रधान अक्ष अगर इधर इसमें बताइए प्रधान अक्ष क्या है, पी एक्स है। क्या है, पी एक्स है। पी एक्स भी लिख सकते हैं प्रधान अक्ष, क्योंकि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाएं ही क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है। देख रहे हैं ना, इधर भी मिल रहा और इधर भी मिल, या पी एक्स को हो या पी वाई को, यही हमारा क्या है, प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष है। ठीक है, क्लियर। तो आप समझ गए कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, या कभी कभी आप एक्स और वाई को भी क्या मान सकते हैं, प्रधान अक्ष मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी ये क्या है, प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी क्या कर सकते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए पी एक्स लिखो या पी वाई लिखो, या टोटल जो दूरी है उसको भी हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। क्लियर। एक्स वाई भी लिख सकते हैं, या पी एक्स या पी वाई, इधर मिलेगा तो इधर वाला, और इधर पूरा पद बना है तो इधर वाले करती है। क्लियर। आगे चलते हैं, ये तो समझ गए, पॉइंट मिटा दे रहे हैं। कुछ और है पॉइंट्स, उसके बारे में बता दे रहे हैं। अब आ रही है वक्रता त्रिज्या तो बता दिए, अब आया है दर्पण का द्वारक। क्या पॉइंट, दर्पण का द्वारक, दर्पण द्वारक। ठीक है, दर्पण द्वारक।
याद रखिए दर्पण द्वारा का इंग्लिश है एपर्च्योर, एपर्च्योर। देखिए APERTURE, एपर्च्योर, एपर्च्योर ऑफ मिरर, ऑफ मिरर। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे। इंग्लिश उतना हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो दर्पण द्वारक को कहेंगे एपर्च्योर ऑफ मिरर, यानी इसमें दर्पण द्वारक है कौन? इस जितने भी पद दिखाई दे रहे हैं बताइए इसमें कौन है दर्पण द्वारक? देखिए इसमें हम आप लोग को बड़ा सहज भाषा में बता रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, देखो जो एम है ना, एक भाग एम है और एक भाग क्या है? एन है, एन है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी दर्पण के प्रथम भाग और द्वितीय भाग के चौड़ाई को ही क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे। देखिए चौड़ाई, देखिए कितना चौड़ाई है, चौड़ाई देख रहे हैं ना। लंबाई तो ऐसे होता है, हमेशा लंबाई क्षैतिज में रहता है और चौड़ाई क्या रहता है? उदग्र में रहता है कि नहीं? तो बताइए एम और एन के बीच में जो चौड़ाई है ना, देख रहे हैं कितना मुख खुला है। इधर भी कर सकते हैं या इधर, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है एम और एन के बीच, इसी को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे। चाहे उसको पीछे से कहो या आगे से कहो तो क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अब बताइए इसमें दर्पण का द्वारक कौन है? दर्पण का द्वारक फिगर में क्या है बताइए बाबू? नहीं आ रहा है। देखिए दर्पण का द्वारक क्या है? एम और एन है। हमारा दर्पण का द्वारक क्या है? एम है। अगर कोई पूछ देगा कि इस दर्पण में द्वारक कौन है, तो देख लेना है कि प्रथम भाग कौन है और द्वितीय भाग क्या है, यानी प्रथम छोर और द्वितीय छोर। इसके जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई की दूरी, इसी को हम क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। यानी उसको आम भाषा में मुंह कहो ना, उसकी मुंह की जो चौड़ाई है ना कितनी है, तो देख रहे हैं ना कितनी है। तो ये जो चौड़ाई होगी उसी को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे, ठीक है। और एक और आ रहा है, 2 पॉइंट और है, उसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अब चलते हैं, क्या छूटा है? एफ छूटा है ना, एफ छूटा है, यानी कहेंगे उसको मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहेंगे ना। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस का इंग्लिश क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से देखिए। अब चलते हैं एफ में। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो दिखाई दे रहा है ना कि एफ, याद रख लो। अभी हम बताएं मुख्य फोकस जिसको कहेंगे इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस। बताइए एफ जो है, एफ दिखाई दे रहा है ना, यही हमारा क्या है? मुख्य फोकस है। क्या है? मुख्य फोकस है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? कह रहा है परिभाषा में कि दर्पण के मुख्य, देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, दिखाई दे रहा है ना, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर है ना, यानी सामने है। मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें, सभी जितने भी इधर से आ रही हैं, ये सब है आपका, इधर से जितने भी आ रही हैं आपतित किरणें। मुख्य फोकस, हम अभी मुख्य फोकस के बारे में जा रहे हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर, ध्यान से सुनिए, प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें, ठीक है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं। एक बिंदु पर देखिए, यहाँ से अगर आएगा कोई, देखिए ये सब विरल माध्यम से आ रहा है। हम बताएं ना, हवा क्या है? विरल माध्यम है। वायुमंडल क्या है? विरल माध्यम है। तो इधर से अगर कोई प्रकाश आ रहा है और दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराता है, और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, देखिए मिल रहा है ना, जिस बिंदु पर मिलता है और मिलने के बाद वह गुजरता है, तो उस बिंदु को ही क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। समझ में आ गया? एक बार और, दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी निकटवर्ती, ठीक है, कोई भी निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे जी? मुख्य फोकस कहेंगे। इसे हम किसे सूचित करते हैं? इसे हम, ध्यान से देखिए, इसे हम सूचित
किससे करेंगे बाबू? बड़ा एफ से। किससे सूचित करते हैं? बड़ा एफ से सूचित करते हैं। किसको? मुख्य फोकस को। ठीक है, मुख्य फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं। जहाँ पे आपतित किरणें परावर्तन के बाद जो मुड़ रही है ना, जिस बिंदु से टकरा रही है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। एक और लास्ट पॉइंट है, इतना क्लियर, इसको आप देख सकते हैं। बड़ा एफ है बाबू, देखो बड़ा एफ से सूचित करते हैं, बड़ा एफ से, छोटा एफ से नहीं। अब चलते हैं अगला पॉइंट में। ये लास्ट पॉइंट है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। देखिए ध्यान से, फोकस दूरी आज हम आप लोग को सिर्फ विभिन्न पद के बारे में जानेंगे। वो भले अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सब में एक ही पद होते हैं, बशर्ते उसका पद जो है कभी राइट जाता है कभी लेफ्ट जाता है। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ बताएंगे कि गोलीय दर्पण में क्या क्या पद होते हैं, वो सभी विभिन्न पदों के बारे में। ठीक है, तो लास्ट पद है फोकस दूरी। फोकस दूरी का क्या बोलते हैं? इंग्लिश होता है फोकल। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इंग्लिश में है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ अब इसमें कौन है बाबू? ठीक है, हम तो बता दिए कि मुख्य फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं। अब फोकस दूरी है क्या, किसे कहते हैं, इसमें कौन सा पद है? यहाँ पे डाउट आ रहा होगा ना। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दर्पण में देखिए जो P दिखाई दे रहा है ना, P दिखाई दे रहा है ना, P को क्या कहे? इसके पहले हम कुछ बोले थे ना, P को कहेंगे ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव। और F को क्या कहेंगे बाबू? मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। यानी इसका परिभाषा कह सकते हैं कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, यानी यहाँ पर F है और यहाँ पर क्या है? P है, इसी के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको फोकस दूरी कहेंगे। यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी जितना होता है, भले वो 5 cm हो, 10 cm हो, कुछ भी हो, जितने भी हैं, जो भी इकाई में हो, तो जो भी यहाँ पे क्या होता है? दूरी होता है ना, उसी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। अर्थात एक बार और, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर आती है बात कि सर इसका भी तो कोई होगा, इसको भी तो किसी से सूचित करते हैं। हाँ, इसको भी सूचित करते हैं, अभी हम बता रहे हैं। देखिए बात करते हैं, पैसे नहीं आएगा। चलिए, इसको सूचित करते हैं छोटा एफ से। किससे? छोटा एफ से। जो मुख्य फोकस था उसको सूचित किए थे बड़ा एफ से, बट यहाँ पे सूचित करेंगे हम छोटा एफ से। यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात है। अगर जैसे ही फोकस दूरी कहेगा तो वहाँ पे हम छोटा एफ लिखेंगे, अगर वही कहेगा मुख्य फोकस तो वहाँ पे बड़ा एफ लिख देंगे। क्लियर? तो आज आप लोग को हम गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी पद थे उसको आज हम क्लियर कर दिए। और गोलीय दर्पण के जो भी भाग थे, 2 भाग होता है, बोर्ड में देख सकते हैं। गोलीय दर्पण के 2 भाग, एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। दोनों को हम डिफाइन कर दिए परिभाषा से, और साथ ही साथ जितने भी गोलीय दर्पण में विभिन्न पद होते हैं उसको भी हम क्लियर कर दिए। तो आई होप कि आज आप लोग मेरे वीडियो को सही से देखे होंगे, और जितने भी हम पॉइंट्स बताए तो आप अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। और आप लोग को मेरे ओर से लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को डेली देखें, चैनल को हमारे क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो खत्म। जय हिंद, जय भारत। Like, share, comment and subscribe this channel please.